हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं एसी जनरेटर या इसी का दूसरा नाम है एसी डायनेमो। तो एसी जनरेटर का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये आखिर होता क्या है, उसके बाद इसका प्रिंसिपल देखेंगे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन देख लेंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे और यहीं एसी जनरेटर से हम लोगों को मिलेगा एसी करंट। और एसी करंट अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हेडिंग जो है सब देखिए एसी जनरेटर और इसी का दूसरा नाम एसी डायनेमो है। तो कहीं पर अगर एसी डायनेमो लिखा हुआ है तो आपको घबराना नहीं कि जो एसी डायनेमो होता है वो एसी जनरेटर का ही दूसरा नाम है। तो एसी जनरेटर हेडिंग है आज का, एसी जनरेटर। इसका नाम आप लोग पहले से सुन चुके हैं कि एसी जनरेटर जो होता है ये एक डिवाइस है जिसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो भी अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मेट में करता है ये। तो यहाँ से लिखना चाहेंगे तो इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच यूज टू convert mechanical energy into electrical energy। इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको डेफिनेशन से पता चल रहा होगा कि ये एक डिवाइस है जिसका काम होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना। ये मैकेनिकल एनर्जी जो होता है इसके बारे में जान चुके हैं। मैकेनिकल एनर्जी जिस तरह के होते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल होता है। तो जनरली यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में जो एनर्जी का फॉर्मेट लाते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर बगल में यहीं देख लिया जाए तो फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, तो ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से चल रही है। तो हम लोग मैकेनिकल को पहले कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आता है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मेट में होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट है, इसके बारे में जो है सो आप जानते भी हैं, अगर नहीं भी जानते हैं जान लीजिए। अल्टरनेटिंग करंट जो है एक करंट है जो टर्मिनल को चेंज करता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अ करंट which change its टर्मिनल, या इस डायरेक्शन कह सकते हैं, जो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, इट्स डायरेक्शन। और ये मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो चेंज करते हैं वो डीसी करंट भी होता है। डीसी करंट मतलब एक ही डायरेक्शन में जो फॉलो हो रही है उसको डीसी करंट कहते हैं। और एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट जो अपना है वो अल्टरनेट करंट में जो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दोनों टर्मिनल चेंज होते रहते हैं। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा करंट होता है जिनका टर्मिनल चेंज होते रहता है, कुछ देर पॉजिटिव रहेगा फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लेकिन हम लोग के घरों में जो इस्तेमाल होता है वो एसी करंट ही होता है, क्योंकि डीसी करंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, जो बैटरी से मान के चलिए प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो एसी जनरेटर से, और हम लोग के घर में जो सप्लाई आता है वो एसी करंट के फॉर्मेट में ही होता है। एंड में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, में चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड को चेंज करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं, बस इसका डायरेक्शन जो होना चाहिए चेंज होना चाहिए। ये डायरेक्शन को अगर चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग एसी करंट कहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये एसी जनरेटर जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है।
तो एसी जनरेटर का जो है सो प्रिंसिपल जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल जो करता है वो ईएमआई के कंसेप्ट करता है, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही जो पढ़ रहे हैं वो ईएमआई पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन एसी जनरेटर जो है इससे ईएमआई के अंदर ही दिया हुआ है। तो यहाँ से बता सकते हैं कि जो प्रिंसिपल काम करता है इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहीं लग रहा खत्म हो रहा, तो चलिए इसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या होता है कि फ्लक्स में चेंज आती है, फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद अगर सर्किट क्लोज है तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होती है, करंट फ्लो होती है, तो हम लोग उसको कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। यहाँ पे जो आने वाला है वो टर्मिनल कुछ, जैसे कि टर्मिनल जो चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे एक हम लोग लेने वाले हैं आर्मेचर कॉइल। तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो आप देख लिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे काम करता है। ये प्रिंसिपल जो है इसमें इन्वॉल्व होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। तो पहले आप हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं और उसके बाद ये कैसे होगा उसके बारे में जो है सो डिटेल में बात करते हैं। तो इसको तब तक लिखिए आप लोग। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। तो कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे दो बड़ा बड़ा मैग्नेट लेंगे, मतलब जो है सो ह्यूज मैग्नेट लेंगे। और जनरली मैग्नेट जो हम लोग लेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेंगे। तो मान लीजिए कि एक मैग्नेट लिए है नॉर्थ पोल इस तरफ से, उसके बाद इसके सामने लेते हैं एक सेकेंड पोल जिसको हम लोग साउथ पोल कहने वाले बोलने वाले हैं। तो ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर एक आर्मेचर कॉइल ले लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिसको इस तरह से दिखा देते हैं। लाइन थोड़ा ये कॉइल है, देख लीजिए फिगर को किस तरह से बना रहे हैं, उसी तरह से आप लोग भी कोशिश करेंगे बनाने के। और यहाँ पे लगा देते हैं स्लिप रिंग। उसके बाद यहाँ भी एक होता है स्लिप रिंग। इसके बगल में अटैच होता है कार्बन ब्रश। अब ये सब का फंक्शन बताएंगे किस तरह से होता है। इसको S1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको B1 बोल देंगे, B1। और यहाँ जो है एक सेकेंड ब्रश है, जनरली हम लोग इसको स्लिप रिंग ये है, इसको S2 कहेंगे। और इसको थोड़ा इसको नीचे कर देते ताकि आपको थोड़ा देखने में आसानी हो। ये जो ब्रश है हमेशा इस स्लिप रिंग के कांटेक्ट में होता है। इसका काम ही होता है कि ये ताकि कांटेक्ट को बनाए रखें। और यहाँ पे सिंपल वायर हम लोग न दे करके यहाँ पे ब्रश और ये स्लिप रिंग क्यों लगा रहे हैं, इसका एक फंक्शन बताते हैं कि ऐसा करना क्यों पड़ा। तो ये सेकेंड स्लिप रिंग है जिसको हम लोग S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बगल में लगा देते हैं कार्बन ब्रश जो हमेशा इसके कांटेक्ट बनाए रखता है। और यहाँ से हम लोग टर्मिनल जब निकाल लिए हैं तो यहाँ इसके सामने लगा देते हैं एक लोड। मान लीजिए कि ये हमारा लोड है। अब लोड में क्या होता है, किसी भी तरह का रेसिस्टर ही होगा जनरली। अगर कोई भी जल रहा है, चाहे फैन हो, चाहे एसी हो, कूलर हो, चाहे बल्ब है, तो सबका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है और वो एनर्जी कंज्यूम करती है। तो हम लोग उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं लोड को। अब ये आर्मेचर कॉइल है तो यहाँ पे लगा होता है एक एक्सल। ये एक्सल यहाँ पे होता है जिसको लेकर के घुमाते हैं। देखे होंगे हैंडल लगा होता है एसी जनरेटर में। तो ये है एक्सल और इसी के अबाउट इसको रोटेट किया जाता है। इसको घुमाइए, अगर ये घूमेगा, अगर इसको एक्सल को घुमाएंगे तो ये जो आर्मेचर कॉइल है इसका नाम है आर्मेचर कॉइल। ये होता है आर्मेचर कॉइल। और ये आर्मेचर कॉइल जो होता है कॉपर का बना होता है। ये जो कॉइल दिख रहे हैं कॉपर है, ये कॉपर का बना होता है। जनरली ये बना होता है कॉपर का।
अब ये आर्मेचर कॉइल के अंदर जो होता है, ये आर्मेचर कॉइल का ये वाला पोर्शन जो इसके बीच में हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का पीस डाल देते हैं, ताकि सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या होता है कि वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, अपने से हो करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जितना ज़्यादा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो यहाँ से फील्ड लाइन्स बनेगी कुछ इस तरह से, ये फील्ड लाइन्स बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो सॉफ्ट आयरन कोर का जब पीस डालेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन्स को अपने और अट्रैक्ट करेगा। इस कॉइल को, जैसे ये आर्मेचर कॉइल है जो, इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर चेंज आएगा इसमें, क्योंकि एक बार जीरो होगा एक बार मैक्सिमम होगा, तो जितना से ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है, फिर उसके बाद जीरो होगा तो उसमें चेंज उतना ज़्यादा होगा। चेंज ज़्यादा होगा तो EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा, और EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा तो करंट भी ज़्यादा मिलेगी। तो यही है कि हम लोग यहाँ पे जो है सो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है सॉफ्ट आयरन कोर, उसको डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर बिटवीन कॉइल, इस कॉइल के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर का पीस डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे आप इसका कंसेप्ट देख लीजिए। तो कंसेप्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है, तो EMI पे काम करता है। तो EMI के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर फ्लक्स में चेंज आएगी तो EMF इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग जान चुके हैं, फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग if there is change in flux, या मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कंडक्टर, लिंक्ड विथ, यहाँ पे जो कंडक्टर, वहाँ पे कंडक्टिंग लूप आ चुका है, लिंक्ड विथ कंडक्टिंग लूप। कंडक्टिंग कॉइल कहे चाहे लूप कहे, बात एक ही है, क्योंकि ये क्लोज फॉर्मेशन हो रहा। देखिए ये जो है सो एक रिंग मिल रहा है हमको, एक लूप की तरह। तो अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो फ्लक्स में अगर चेंज आ रही है, अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो यहाँ से एक EMF इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं EMF इंड्यूस्ड, अगर ये कॉइल क्लोज फॉर्म कर रहा है, अगर ये कंडक्टिंग कॉइल जो है वो क्लोज फॉर्म हो रहा है, कंडक्टिंग कॉइल, सर ये सीधा लिख देते हैं, क्लोज लूप अगर बन रही है तो यहाँ से एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। क्लोज लूप है, क्लोज लूप मिल चुका है तो इसके अंदर से आ जाएगा इंड्यूस करंट। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से इस सब के बारे में बात कर चुके थे, ये सब के बारे में, तो आप पता कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले आया क्या, फ्लक्स में चेंज। फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा, तो इस एक्सल के अकॉर्डिंग, एक्सल से लेकर के एक्सल को अगर घुमाएंगे तो ये लूप घूमेगा। अगर ये लूप घूमेगा तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, और EMF इंड्यूस हो चुका है तो यहाँ पे सर्किट एक कंप्लीट है। तो सर्किट कंप्लीट, देखिए यहाँ से लेकर के एक सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ पे एक करंट फॉलो होगा जिसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस करंट कहेंगे। देख लीजिए इंड्यूस करंट किस तरह हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये S1 और S2 और B1 और इसका दूसरा नाम जो है तो ये ब्रश है B2, इसका काम क्या होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। S1 S2 जो होता है उसको स्लिप रिंग कहते हैं। S1 एंड S2 यहाँ जो है उसको स्लिप रिंग कहते हैं, और ये जनरली कॉपर का ही बना होता है। ये जो होता है कॉपर का बना होता है। आर्मेचर कॉइल भी कॉपर का बना है और स्लिप रिंग भी जो होता है वो कॉपर का बना होता है। देखिए इसका काम इसलिए ऐसा लिए है कि यहाँ पे हम लोग कंडक्टिंग, यहाँ पे देखिए कि ये जो इस तरह से फॉर्मेशन की है कि स्लिप रिंग लिए हैं, यहाँ पे एक सिंपल वायर भी कनेक्ट कर सकते थे। अब देखिए ऐसा इसलिए किया है कि जनरली, अब देखिए
अगर यहाँ पे अगर हम एक कोई वायर लगा देंगे तो वायर लगाने के बाद ये कॉइल रोटेट होगा, कॉइल अगर रोटेट होगा तो मान के चलिए अगर ये रोटेट हो रहा तो इस तरह से होकर के यहाँ पे जो है सो एक बहुत ही ज़्यादा जंक्शन पे जो कॉइल है वहाँ पे मुड़ जाएगा, मुड़ जाने के बाद जो है सो उसको टूटने का डर होता है। अगर यहाँ पे हम स्लिप रिंग लगा दिए तो कुछ ऐसे देखिए कि स्लिप रिंग लगाने के बाद अगर ये ऐसे घूमेगा तो इसका हमेशा कॉन्टैक्ट बना रहेगा। जैसे कि ये आर्मेचर कॉइल का जो एक एंड है जहाँ पे S1 हम कनेक्ट किया है, तो S1 कनेक्ट करने के बाद जहाँ पे S1 वो घूमेगा तो ये रिंग जो है सो चारों तरफ से कॉन्टैक्ट में ही बना रहेगा। कॉन्टैक्ट बना रहेगा तो किसी तरह से यहाँ पे समझिए कि जो कोई किसी तरह का यहाँ पे तनाव या टेंशन नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये टूटने का डर नहीं रहेगा। तो स्लिप रिंग इसलिए लगाते हैं, तो यहाँ पे काम ही होता है स्लिप रिंग, चाहे S1 हो चाहे S2 हो, उसका काम होता है कॉन्टैक्ट बनाना रहता है। ये रखता है मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेज। क्योंकि दो ब्रश है तो हम ब्रश से लिख दिए हैं। तो इसका काम क्या होगा, इस कॉइल का आर्मेचर कॉइल में और ये ब्रश में क्या हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रखता है। और दूसरा है B1 और B2, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन ब्रश, B1 एंड B2, ये कार्बन ब्रश है। अब ये कार्बन ब्रश से काम क्या है कि जैसे अगर स्लिप रिंग घूमेगा, अगर यहाँ पे हम किसी तरह का अगर मान के चलिए कोई कंडक्टिंग कोई मटेरियल ले लेते हैं तो ये घूमने के बाद कभी संभावना है कि ये जो है सो कॉन्टैक्ट छोड़ सकता है। लेकिन अगर हम ब्रश फिट करते हैं यहाँ पे जो कार्बन ब्रश है, तो ब्रश का काम क्या है कि अगर वो घूमता रहेगा तो वो ब्रश हमेशा कॉन्टैक्ट में बना रहेगा। तो ये ब्रश का काम ही होता है कि ये स्लिप रिंग और ये एक्सटर्नल लोड जो है इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट बनाए रखना। तो इसका काम ही होता है, ये मेंटेन करता है, मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन स्लिप या रिंग कह सकते हैं, रिंग एंड एक्सटर्नल लोड। तो कंस्ट्रक्शन में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए पहला क्या होता है कि सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो फर्स्ट अगर देखेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो जाएगा। पहला जो है सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो फील्ड मैग्नेट इसको कह सकते हैं, फील्ड मैग्नेट। पहला एलिमेंट जो हमारा फील्ड मैग्नेट है, जो इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाए हैं। दूसरा जो होता है इसके अंदर आर्मेचर कॉइल, तो ये है आर्मेचर कॉइल। और आर्मेचर कॉइल के अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का कुछ भी एक पीस डाल देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन्स को अपने से होकर के गुजरने दे। क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का काम ही होता है कि अपने से होकर के ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन्स को पास होने देता है। उसके बाद होता है तीसरा है जो आप देख रहे हैं यहीं पे, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का काम समझ रहे हैं, ये स्लिप रिंग जो कॉन्टैक्ट बनाए रखता है, स्लिप रिंग। और चौथा है कार्बन ब्रश। और ये कार्बन ब्रश जो होगा जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबल होगा ताकि वो हमेशा कांटेक्ट बनाए रखे, कार्बन ब्रश। तो ये कंस्ट्रक्शन के अंदर सारा बात थी। आप देख लिए हैं कि हम लोग 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले चुके हैं ताकि वहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट कर सके। और फील्ड लाइन्स के अंदर अगर कॉइल को रोटेट करेंगे तो कॉइल रोटेट होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगी, फ्लक्स में चेंज आएगा तो EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है, अगर सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ पे एक करंट फॉलो होगा। तो ये सब कंस्ट्रक्शन था। तो अब हम लोग वर्किंग को देखते हैं, तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार नोट कीजिए। तो देखिए आप वर्किंग देख रहे हैं, तो वर्किंग में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक कोई इनिशियल स्टेट मांगेंगे। इनिशियल स्टेट पे देखेंगे जो आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल का एक एरिया होगा, तो एरिया का एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है उनके बीच में कोई इनिशियल कंडीशन लेते हैं। तो जनरली हम लोग T = 0 पे मान रहे हैं, T = 0 पे प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, प्लेन ऑफ आर्मेचर कॉइल
आर्मेचर coil is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम फिगर भी बना कर दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग ले चुके हैं t=0 पे जो आर्मेचर कॉइल है उसका प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कुछ इस तरह से ले रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा मैग्नेट हुआ, ये नॉर्थ पोल और सामने साउथ पोल, ये साउथ पोल है। तो अब कह दिया कि आर्मेचर कॉइल जो ली है उसका प्लेन परपेंडिकुलर है। तो फील्ड लाइन्स जो चल रही है वो कुछ इस तरह से है। अगर देखेंगे तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरह से, फील्ड लाइन डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। तो हम लोग जो कॉइल लेने वाले हैं अभी इनिशियल स्टेट पे t=0 पर ले रहे हैं। तो कॉइल जो है ये प्लेन इस तरह से है, ये बोर्ड का प्लेन हो गया। अगर यहाँ पे हम कॉइल लेके फिट करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ये कॉइल अंदर की तरफ ऐसे रहेगा इस इनिशियल कंडीशन पे। अगर ऐसा इनिशियल कंडीशन तो एरिया वेक्टर जो होगी वो फील्ड लाइन्स के अलोंग होगा। जनरली हम लोग इनिशियल कंडीशन ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वो 0 आ जाएगा। तो आप किसी भी कंडीशन को मान सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया गया है, वो इनिशियली इसी पोजीशन पर लिया गया है ताकि ये सोचना भी आसान लगता है कि जब इनिशियल एंगल 0 रहेगा उसके बाद कुछ एंगल रोटेट होगा तो हम लोग थीटा मान लेंगे, थीटा पे लेकर जनरल केस कर लेंगे तो वहाँ से आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉइल बनाने वाले हैं जो कि ये प्लेन के अंदर जा रही है। ये कुछ इस तरह से होगा। अब इसको थोड़ा सा हम 3D फिगर को 2D में फिट कर रहे हैं, तो बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो कॉइल है कुछ इस तरह से पोजीशन पे आ गया है। ये 3D फिगर है तो कुछ अंदर की तरफ होगा और ये कुछ ऐसे। अभी ये कॉइल का जैसे मान लीजिए कि ये जो रोटेट होगा तो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। मान लीजिए कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट होगा। मान लीजिए कि इसका एंगुलर जो वेलोसिटी है वो ओमेगा है। तब एरिया वेक्टर जो होगा वो इसका, अगर ये प्लेन ऐसे है तो एरिया वेक्टर इसका सामने होगा। तभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का होगा, इसको हम लोग एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो है सो इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। तो इनिशियली t=0 पर जो है एंगल थीटा जो है वो 0 है। और थीटा आप जानते हैं कि यहाँ पे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये तो t=0 का कंडीशन था। अब कुछ टाइम बीत चुका है, यहाँ से लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम। ये जो आर्मेचर कॉइल है तो यहाँ से लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम कॉइल रोटेट थ्रू एंगल थीटा डी। तो अगर कुछ टाइम बीत चुका है तो अब ये रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट हो जाएगा तो इसका इस अगला पोजीशन दिखा देते हैं कि अब जो हमारा ये कॉइल है कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा मैग्नेट है, देखिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अब ये कॉइल जो थोड़ा सा रोटेट हो चुका है, तो हम थोड़ा सा इस तरह से दिखा दे रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका। देखिए पहले जो थी वो पूरा परपेंडिकुलर था इस प्लेन का, तो अब थोड़ा टेढ़ा हो गया। जैसे पहले ऐसे था तो अब कुछ ऐसे हो गया। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा अब कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और फील्ड जो होगी मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी ऐसा ही होगा। अगर फील्ड देखेंगे तो अब भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे फील्ड डायरेक्शन तो फील्ड डायरेक्शन इस तरह से है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। यहाँ पे लिख सकते हैं एट t=t। तो थीटा जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लेट करते हैं अगर एंगुलर स्पीड, अगर ये जो रोटेट कर रही है, ये जो कॉइल रोटेट कर रहा है, इसका कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो दिया हुआ है ओमेगा दिया हुआ है, एफ
if coil rotate with constant angular velocity ओमेगा। अगर ये ओमेगा से अगर घूम रही है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी होता है। और यहाँ से चलिए इसको हम इधर कर देते हैं, तो ओमेगा अगर लिखना चाहेंगे तो ओमेगा लिखेंगे थीटा बाय टी। अब थीटा को ओमेगा टर्म में लिख लेते तो थीटा इक्वल टू जो आ जाएगा यहाँ से ओमेगा इंटू टी। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो आ चुका है ओमेगा इंटू टी। जनरली ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम जो है जैसे जैसे चेंज करेंगे तो थीटा भी चेंज करेगा। तो अब इसी बात को हम लोग जो है इसके आगे बढ़ाते हैं। तो इतना अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो अब इसमें देख रहे हैं कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है इस सिचुएशन में। जब टी इक्वल टू 0 पे था तो एंगल उसके बीच 0 था। अगर टी इक्वल टू कुछ टाइम बीत चुका है तो एंगल जो है थीटा है। अगर उसको ओमेगा टर्म में लिखेंगे तो ओमेगा इंटू टी है। तो अब जो होगी इसके अंदर फर्स्ट टर्म हो जाएगा। पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कंडक्टर लिंक्ड विथ क्वाइल ही मान लेते हैं, लिंक विथ क्वाइल। तो ये फाई रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई जो हो जाएगा बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए। इसको लिखना चाहेंगे तो बी ए कॉस थीटा। तो अब बी का मैग्नीट्यूड तो बी ही है और ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पे हम लोग ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू कॉस ओमेगा इंटू टी। तो ये टोटल अभी फ्लक्स आ चुका है। ये तो एक लूप का मतलब एक टर्न, अगर इस कॉइल के अंदर एक टर्न है तो एक टर्न की वजह से जो आ चुका है बी ए कोस ओमेगा टी आ चुका है। अगर यहाँ पे मान लीजिए सॉफ्ट आयरन का पीस है, ये जो है सॉफ्ट आयरन का पीस इसके अंदर है, इसके ऊपर जो हम लोग एन टर्न्स लपेट देंगे। जैसे कि मान चलिए ये भी एक टर्न था, अगर सेकेंड दूसरा टर्न ये कर देंगे, दूसरा टर्न ये कर दिए, फिर तीसरा टर्न ऐसे कर देंगे, फिर चौथा टर्न, पांचवा टर्न, मान के चलिए एन नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर लपेट देंगे। तो लिख सकते हैं इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स अब इसके अंदर एन टर्न्स आ चुका है तो एक टर्न के थ्रू जो फ्लक्स निकल रही थी वो निकल रहा था बी ए कोस ओमेगा टी। अगर एन टर्न्स है तो एन बी ए कोस ओमेगा टी आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्वाइल, टोटल फ्लक्स थ्रू क्वाइल, तो इसको हम लोग फाई नेट कह सकते हैं। तो फाई नेट जो अब आने वाला है वो एन बी ए कॉस ओमेगा इंटू टी आ जाएगा। तो इसको देख लिए आप लोग। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर चुके हम लोग, आ चुका है एन बी ए कोस ओमेगा टी, जहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है ये क्वाइल का एरिया है, और कोस ओमेगा टी, ओमेगा एक एंगुलर स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी कंसिडर कर लीजिए, जिसकी वजह से ये क्वाइल रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है, जैसे टाइम बीतता जाएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगी। अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो यहाँ से एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ होगा तो उसके बाद इंड्यूस करंट आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ के बाद इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो ये सब बात को हम मिटा रहे हैं इसको। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिख लिए, चलिए इसको
तो फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ लेंगे। तो सेकेंड, फर्स्ट में हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट किया, अब हम लोग निकाल रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ तो E इक्वल टू फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो देखिए जो फ्लक्स है एन बी ए कोस ओमेगा टी है, तो यहाँ से माइनस साइन तो रहेगा ही, एन बी ए कोस ओमेगा टी बाय डी टी। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स एन कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और एरिया अगर घूमने की वजह से लूप का एरिया जो है वो चेंज तो होने वाला नहीं है। तो एन बी ए ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये माइनस टर्म रहेगा, ये एन बी ए। कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और कांस्टेंट ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आने वाला है ईएमएफ वो ईएमएफ आ चुका है, ये माइनस माइनस दोनों मिलकर ख़त्म हो जाएगा। तो एन बी ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब एन बी ए ओमेगा ये सब कांस्टेंट है, तो इसके जगह पे हम लोग ई के जगह पे ई नोट इसको लिख सकते हैं, ई नोट। इसका कहते हैं पीक ईएमएफ कहते हैं, इसको पीक ईएमएफ बोला जाता है। ये एसी वोल्टेज आ चुका है, इसको अगर कहेंगे हम लोग जो एसी वोल्टेज है, जहाँ पे ई नॉट इक्वल टू है एन बी ए ओमेगा, इसको कहते हैं पीक वोल्टेज। नेक्स्ट क्लास से जो है यहाँ पे पीक वैल्यू क्या होता है, एवरेज, आरएमएस, ये सब आपको बताएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो अभी समझ लीजिए कि ये पीक वैल्यू होता है, जो होती है पीक मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होगा ई नॉट ही होगा। देखिए साइन ओमेगा टी का, साइन का जो फंक्शन है, साइन का मैक्सिमम रेंज अगर देखा जाए तो +1 से -1 तक होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा +1 और मिनिमम जो होगा -1 हो सकता है। तो ई नॉट का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं। अगर यहाँ पे रेसिस्टर दिया हुआ था, यहाँ से लिख सकते हैं इफ क्वाइल हैज रेसिस्टेंस, क्वाइल हैज रेसिस्टेंस आर। क्वाइल में हम लोग लोड लगाए थे तो वहाँ पे एक रेसिस्टर था, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई बाय आर, कैपिटल आर लिए हैं रेसिस्टर की जगह पे, रेसिस्टेंस की जगह पे। तो आप देखिए ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट बाय आर को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। फिर पीक करंट तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देखिए आई इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट बाय आर को हम लोग आई नॉट कंसिडर कर लेते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये एसी करंट आ चुका है। ये यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए ई नॉट जो आई नॉट जो है वो ई नॉट बाय आर है, और यही हम लोगों को आ चुका है अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि अब जो मैकेनिकल एनर्जी था, मैकेनिकल एनर्जी क्या आप देखे होंगे, जो हाइड्रो पावर मतलब पानी का ये जो क्वाल दिखाए थे, तो वहाँ पे एक टरबाइन लगाया था। टरबाइन लगाने के बाद जो उससे पानी फॉल करती है, तो पानी अगर फॉल करेगा तो टरबाइन रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद उसके अंदर फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ से हम लोगों को करंट मिल जाता है, जिसका फंक्शन जो देखने का आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ये घूमेगा, ओमेगा की वजह से घूम रहा है, तो ये आई का करंट का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह से ये चेंज कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये देखिए टर्मिनल इसका चेंज होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस जो है सो ये होता रहेगा। तो इतना आप लोग पहुँच कीजिए, इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग ग्राफ पे आते हैं।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, आई वर्सेस टी, ग्राफ आई वर्सेस टी। तो जो हम लोग का आई का फंक्शन आया है वो आई जो आया है वो इस तरह से, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फंक्शन है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। चलिए, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए हैं। तो यहाँ से तो देखिए साइन का ग्राफ आपको देखिए कि ये पीक वैल्यू है, तो अगर साइन का वैल्यू मैक्सिमम जाएगा तो एक पॉइंट मैक्सिमम आएगा, तो इसको हम लोग आई नॉट कंसिडर कर सकते हैं, प्लस में आ जाएगा। और उसी तरह से साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी का वैल्यू चेंज करेगा, जिसकी वजह से साइन का वैल्यू चेंज करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकता है उसको आई नॉट आ सकता है, और मिनिमम जो आएगा वो माइनस में आई नॉट आएगा, माइनस में आई नॉट। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो मान लीजिए कि इसका टाइम पीरियड जो है सो कुछ t/2 यहाँ पे है, फिर t यहाँ पे है, और 3/t2 यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं कि ये देखो, ये ऐसे कुछ होगा ग्राफ, साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये जो टाइम है वो टाइम पीरियड का हाफ टाइम पीरियड t/2 होगा। अगर इसको एंगल में फॉर्मेट में रखेंगे तो ये जो होता है वो π/2 होगा। जनरली t/4, सॉरी ये t/4 होता है, t/4, उसके बाद t/2 हो जाता है यहाँ पे t/2, और उसके बाद 3/4t, और ये पूरा एक टाइम पीरियड। अगर एंगल के फॉर्मेट में रखेंगे, अगर ग्राफ का दिया है कि या इसको ऐसे भी कर सकता है कि आई वर्सेस थीटा, अगर थीटा के टर्म में दिया गया हो तो थीटा के टर्म में अगर लिखेंगे इस ग्राफ को, तो ये देखिए इसका फंक्शन जो आएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। अगर थीटा का वैल्यू चेंज करेगा तो आई भी चेंज करेगा। तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा π/2। ये थीटा के टर्म में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी और थीटा, दोनों टर्म में कर सकते हैं। तो अब देखिए ये क्वाइल जो है सो जनरली π/2 किस तरफ होगा। जनरली अगर π/2 को देखेंगे तो क्वाइल जो है, अगर ये पूरे प्लेन, अगर शुरुआत में अगर क्वाइल को देखेंगे तो क्वाइल का जो पोजीशन होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि आप देखा जाए तो कॉस साइन 0 का वैल्यू 0 कब हो सकता है, अगर देखिए ये ग्राफ, मतलब ये अपना क्वाइल था इस तरह से कुछ, यहीं पे दिखा देते हैं कि ये मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है। तो इनिशियल कंडीशन में जो क्वाइल t इक्वल टू 0 पे है, तो वो इन दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जो जगह 0 कब होगा, जब क्वाइल मान के चलिए पूरा परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे है, ये अंदर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर भी सामने और मैग्नेटिक फील्ड भी सामने। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जो है दोनों 0 है। तो उस सिचुएशन में जो EMF है, सॉरी करंट का वैल्यू है वो 0 है। जैसे ये घूम करके, अब ये घूम करके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो होगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब ये प्लेन जो आ चुका है इसके अंदर क्वाइल कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से जगह था। अब जो है इनके बीच का एरिया वेक्टर मान के चलिए बाहर की ओर आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ ऐसे है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ ही रहेगा। तो इस सिचुएशन में जो करंट का वैल्यू हो जाएगा वो पीक आ जाएगा, वो आई नॉट के बराबर है। उसी तरह से अगर t/4 पे चले जाएंगे, t/2 पे, ये t/2 है, ये t/2 है, तो t/2 पे आकर के फिर जो है सो ये जैसे कि लूप पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ है, तो अब फिर से ये रिटर्न इस तरह से हो जाएगा, तो ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी तरह से एक बार देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो एक टाइम पीरियड के अंदर देख रहे हैं कि इसका 2 बार टर्मिनल चेंज हो रहा है। अगर एक टाइम पीरियड बीत चुका है तो उसमें क्या है कि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव है। अगर ऐसी करंट का लिखा होता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, HZ लिखा होता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 100 बार 100 टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
ये आपको नेक्स्ट क्लास में जो है सो आने वाला अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें ये सही पूरे बात रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम ईएमएफ का भी दिखाना चाहेंगे ग्राफ, तो ईएमएफ का भी ग्राफ कुछ इस तरह से ही आने वाला है, क्योंकि ईएमएफ जो देखे थे तो ईएमएफ का वैल्यू कुछ ऐसे था, E = E0 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस साइन ओमेगा टी। तो जहाँ पे आप देखे थे कि जो I0 था वो E0/R है, तो यहाँ से E0 जो आएगा I0 × R के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा इसका वैल्यू जो है सो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो आएगा E0 का वैल्यू आ जाएगा, तो ये अगर ये ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसे ही आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा इसका वैल्यू पीक वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है यह है E = E0 साइन ओमेगा टी, और ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा I = I0 साइन ओमेगा टी। तो यही ग्राफ होता है। तो एसी जनरेटर का काम होता है कि एसी करंट को प्रोड्यूस करना, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिलती है हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मेट में निकलता है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग जो है सो यहाँ पे देख रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट आ गया है, वोल्टेज आ चुका है, तो अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपना इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।